हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं, आप सब लोग सेफ हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने पढ़ाई जो है अपनी एग्जाम्स के लिए वो स्टार्ट कर दी है। I am your educator Sheena and I welcome you all in this session from Career Success. First of all, you have to pen down this phone number and that is 9419145317. Career Success के ऑफिस का नंबर है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर आप जो रिसेंटली नोटिफाइड जॉब्स हैं हमारी यूटी में, चाहे जेके बैंक की हो, जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हो या फिर क्लास 4 की हो, तो आपको क्या करना है, इस फोन नंबर पर कॉल करना है और खुद को रजिस्टर करना है, राइट। आज का जो सेशन रहेगा दैट इज बेसिकली फॉर क्लास 4। क्लास 4 की जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई थी हमारी यूटी में कुछ हफ्ते पहले, उसमें आपको पता है इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने आपके लिए एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, राइट। मॉक टेस्ट क्या होता है, अ काइंड ऑफ ड्रिल बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, राइट। जब आप एक एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप इंपॉर्टेंटली उससे पहले बहुत सारे मॉक्स लगाते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो टुडे व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रैक्टिस, वी हैव कम अप विद अ मॉक टेस्ट फॉर यू गाइस, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट हो सके। और ये जो पैटर्न होगा इसका, ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड होगा। आप में से कई बच्चे जो हैं कमेंट्स कर रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर का कुछ बताओ कि प्रीवियस ईयर में कैसे आया था और वहाँ के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें। तो आज आपकी क्वेरीज यहाँ पर खत्म होती हैं। व्हाई? बिकॉज आज आपके पास क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, राइट। तो आप एक काम कीजिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं एक पैसेज है आपकी स्क्रीन पर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंडर आता है ये आपकी इंग्लिश सेक्शन में जो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, राइट। आई होप आपने कर लिया होगा। तो बात करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर आप देखेंगे तो ये एक रीडिंग पैसेज है, ठीक है। ऐसे पैसेज आपने न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे या फिर मैगजीन्स में देखे होंगे। तो पहले देखते हैं कि इस पैसेज में एक्चुअली है क्या। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो इसको रीड करना जरूरी है। इसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो होंगे आगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इस रीडिंग पैसेज में है क्या। The greatest enemy of mankind, as people have discovered, is not science but war. पहले सेंटेंस से आप समझ गए साइंस और वॉर की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। मैनकाइंड का कौन है, मानव जाति का कौन है, इंसानों का कौन है, साइंस नहीं है बट कौन है, वॉर है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या है। Science merely reflects the social forces by which it is surrounded, right? It is found that when there is peace, science is constructive. When there is war, science is perverted. ये नया वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। Science is perverted to destructive ends. क्या मतलब है इसका कि जब पीस होता है तो साइंस जो है, विज्ञान जो है वो कंस्ट्रक्टिव यूज में आता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छे पर्पसेस के लिए, तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए साइंस का यूज होता है। पर जब वॉर होती है तो साइंस इज परवर्टेड। परवर्टेड का क्या मतलब है, परवर्टेड होता है एक नॉर्मल जो रूटीन होता है, एक सोसाइटी का जो ढंग होता है उससे जो डिफरेंट हो, उससे जो अलग हो, जो सोसाइटी के सेंस में अच्छा ना माना जाए, उसको क्या बोलते हैं, परवर्टेड, राइट। थोड़ा एबनॉर्मल सा, किससे, नॉर्मल रूटीन से। परवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नाश, खात्मा जब होता है तो डिस्ट्रक्शन की तरफ साइंस बढ़ता है। द वेपन्स, वेपन्स क्या होते हैं, वेपन्स होते हैं आपके हथियार। वेपन्स विच साइंस गिव अस, जो साइंस वेपन्स बनाता है, डोंट नेसेसरीली क्रिएट वॉर। These make war increasingly more terrible, ठीक है। वॉर जो है इंक्रीजिंगली बढ़ते स्तर पर और टेरिबल हो जाती है, किस वजह से, साइंस की वजह से। Until now, अभी तक it has brought us to the
डोर स्टेप ऑफ डूम, डोर स्टेप ऑफ डूम का क्या मतलब है? डूम का मतलब होता है कयामत, जिसको कहते हैं उर्दू में जब सब खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? डूम, विनाश। Our main purpose therefore is not to curb science. curb का मतलब होता है किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाना। साइंस पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उसको कहेंगे you are curbing science. बट टू स्टॉप वॉर, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें साइंस को कर्ब नहीं करना है, पर क्या करना है? वॉर को स्टॉप करना है। दिस इज अ जॉब इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट, सब पार्टिसिपेट करने चाहिए, इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को भी इसमें ऐड होना चाहिए, राइट। बट द बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा, आपको पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी पर क्या हुआ था? एटम बॉम्ब जो हैं वो थ्रो किए गए थे, और उस वजह से अभी भी वहाँ की जो जनरेशंस हैं वो क्या है, उनमें उस तरह का जो है रिफ्लेक्शन है। सडनली वोकस टू द फैक्ट, वोकस टू द फैक्ट का क्या मतलब है? ये एक नई चीज है। देखिए आपका पैसेज बहुत इजी नहीं होगा, ठीक है। वी वोंट टेल यू आपको नॉर्मल ABCD जो कोई भी स्कूल जाता बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इस एग्जाम को आप लाइटली नहीं ले सकते। हिरोशिमा सडनली वोकस टू द फैक्ट, वेकिंग अप टू अ फैक्ट का क्या मतलब होता है कि आप उस फैक्ट को जानते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आता है कि उस फैक्ट में क्या छुपा हुआ है। किस फैक्ट में? दैट वी हैव वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास बहुत कम समय है। द आवर इज लेट, राइट, एंड आवर वर्क हैज स्कार्सली बिगन। स्कार्सली का मतलब होता है क्या? स्कार्सली मतलब बस अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। हम जो है उसका आधा भी हमने खत्म नहीं किया है। ये बिगन कहाँ से आया? ये बिगन वर्ड आया बिगिन से। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। बिगैन एंड देन बिगन, ठीक है। थर्ड फॉर्म में आप बिगन लिखते हैं कि हमारा काम बस अभी शुरू ही हुआ है। नाउ वी आर फेस टू फेस, फेस टू फेस एक फ्रेज है। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने। हम किसके आमने सामने हैं? विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, ये अर्जेंट क्वेश्चन के आमने सामने मैनकाइंड पहुंच गया है। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन? कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग and creative intelligence run fast enough to keep us updated with our own capacity to destroy? क्या है? एडुकेशन एंड टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस मतलब जब आप किसी चीज को टॉलरेट कर सकते हैं, उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस रन फास्ट इनफ टू कीप अस अपडेटेड विद आवर ओन कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। आप समझ रहे होंगे कि इस पैसेज में थोड़ा सा नेगेटिव टोन है। किस वजह से नेगेटिव टोन है? क्योंकि इसमें बताया गया है कि साइंस को डिस्ट्रक्टिव एंड में भी कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच नीड्स टू बी आंसर्ड वन वे और द अदर इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में ही इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। साइंस मस्ट हेल्प अस इन फाइंडिंग द आंसर, साइंस को हमारी हेल्प करनी चाहिए आंसर फाइंड आउट करने में। बट अल्टीमेटली होता है लास्ट में, फाइनली क्या होगा? मेन जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? हमारा होगा, ourselves। साइंस बस हमारी हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? लोगों का होगा, राइट। तो ये था इस पैसेज का मीनिंग। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इस रीडिंग पैसेज से कैसे पूछा गया है और कैसे हम उसका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रियल एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वॉर बिकॉज। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कि ऑथर को लगता है कि रियल एनिमी जो है वो मैनकाइंड का कौन है? साइंस नहीं है बट वॉर है। और ऐसा क्यों लगता है ऑथर को, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे इस तरह से, आपको एक आंसर को इसमें टिक करना है, बताना है कि राइट कौन सा है। इसमें जरूरी है कि आप ऑथर के नजरिए से देखें। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, साइंस ड्यूरिंग वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। हाँ ऐसा होता है, ऐसा बोला गया है पैराग्राफ में। साइंस मेयरली इन्वेंट्स वेपन्स विद विच नो वॉर इज फॉट। देखो फॉट है पास्ट टेंस किसका? फाइट का। लड़ने का पास्ट टेंस फाइट का है क्या? फॉट।
द वेपन्स दैट साइंस इन्वेंट्स नेसेसरीली लीड टू वॉर। इसका मतलब है कि वो जरूरी है कि वो वॉर तक ही ले जाते हैं जो वेपन्स साइंस बनाता है। वेपन्स इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज वॉर दो दे मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपकी तरफ से? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि इन दो क्वेश्चंस का आपके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो ऑथर को मैनकाइंड का सबसे बड़ा एनिमी साइंस ना लगता हुआ वॉर क्यों लगता है? क्योंकि जो वेपन्स इन्वेंट करता है साइंस वो कॉज तो नहीं करती हैं वॉर, मगर वो और डिस्ट्रक्टिव बना देती हैं वॉर्स को। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सोल्यूशन लाइज इन सोल्यूशन क्या है, मतलब उसका सोल्यूशन किस में लाई करता है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। प्रिवेंटिंग साइंटिस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, अबॉलिशिंग वॉर, स्टॉपिंग साइंटिफिक एक्टिविटीज, प्रिवेंटिंग साइंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सोशल फोर्सेज। ऑथर के हिसाब से अगर वॉर को हम अबॉलिश कर दें, अबॉलिश का क्या मतलब होता है? न पार्टिसिपेट करना। अगर कोई वॉर में पार्टिसिपेट ना करे तो वो वॉर अबॉलिश, जैसे सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था। ठीक है, तो इसलिए अबॉलिशिंग वॉर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम मीन्स। इसका क्या मतलब है कि जो ऑथर ने ये फ्रेज यूज किया है ब्रिंग टू द डोर स्टेप ऑफ डूम, इसका क्या मतलब है? चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा राइट है। फटाफट से लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपके अकॉर्डिंगली दोनों का क्या राइट आंसर है। देखिए, लीड अस टू द थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू डेस्टिनी, इसका क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड होता है कगार पर, बिल्कुल उसके चौखट पर ले जाती है। किसके? न्यू डेस्टिनी। डेस्टिनी देखो ये दो वर्ड्स है, एक है डेस्टिनी, एक है डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी। पहला वर्ड जो है डेस्टिनी, इसका मतलब होता है किस्मत। ठीक है, आपका फ्यूचर आपको कहाँ ले जाएगा, आपकी डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी। ठीक है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है मुकाम, जहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू से चल रहे हैं और आपको पंजाब जाना है, तो स्टार्ट आपकी जर्नी हुई है जम्मू से और आपकी डेस्टिनेशन क्या है? पंजाब। ठीक है, आप समझ गए होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। इंट्रोड्यूस अस टू एन अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा जा सके। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसके बारे में कुछ अता पता ना हो। तो फ्यूचर कैसा? अनप्रिडिक्टेबल। कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, टेक अस स्टेप बाय स्टेप टू र्यून। र्यून का मतलब क्या होता है? सब खत्म हो जाना, र्यून हो जाता है, खंडर हो जाना सब। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से डोर स्टेप ऑफ डूम, जैसे मैंने आपको बताया था कि डूम का क्या मतलब होता है? कयामत, मतलब जब सब खत्म हो जाए, सब र्यून हो जाए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि दो ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, टेक अ स्टेप बाय स्टेप टू र्यून। बट ऐसा होगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन इसमें से राइट होगा। तो आपको क्लोजेस्ट मीनिंग वाला ऑप्शन जो है वो टिक करके आना है, क्योंकि वही आपका ऑप्शन ठीक होगा। कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये 80% ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ शब्दों में बताया है कि डेथ और डिस्ट्रक्शन जो डूम का असली मतलब होता है। टेक अ स्टेप बाय स्टेप टू र्यून, ये ठीक है बट 20% ही ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बताया है कि डूम का क्या मतलब है बराबर। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कैरी अस क्लोज टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द फ्रेज आर वर्क हैज स्कार्सली बिगन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था स्कार्सली का मतलब क्या होता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हैज ओनली जस्ट बिगन, हैज नॉट येट बिगन, हैज बिगन बट नॉट फिनिश्ड येट, इज नॉट लाइकली टू बिगिन। ये तो पहले गलत है, आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शंस। ठीक है, मतलब हटाने आने चाहिए। डी ऑप्शन तो नहीं होगा, हैज नॉट येट बिगिन ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। तो हैज ओनली जस्ट बिगन, जस्ट बिगन क्या होता है? स्कार्सली बिगन। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर मतलब बता रहा है इस फ्रेज का, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है।
आर कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय। ठीक है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Can be kept under control by encouraging social forces, education for all, creativity and intelligence, education, liberal thinking and creativity। आपको अगर लगेगा, अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा, आपको पता चल रहा हो कि सी और डी जो ऑप्शन है ये क्लोजेस्ट है क्वेश्चन के, बट दोनों जैसे मैंने आपको कहा राइट नहीं हो सकते, तो आपको अटमोस्ट जो लगता है कि बिल्कुल नियरेस्ट है क्वेश्चन वो ही आपको टिक करना है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आंसर ठीक है, बट ये अधूरा आंसर है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज 100% करेक्ट। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन, लिबरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, these 3 points were referred to in the passage itself, और this is what the author wants to convey. So the option number जो डी है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस थे, 5 questions were there and every question was of 1 mark। ठीक है, अगर हर क्वेश्चन 1 मार्क का तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो गए, किससे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। 5 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डन, 20 में से 5 वी हैव सिक्योर्ड। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिनोनिम्स की बात करता है। ठीक है, सिनोनिम्स पे एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उस वीडियो को ज़रूर रेफर कीजिएगा। सिनोनिम्स नाम से वो वीडियो ऑलरेडी करियर सक्सेस के पोर्टल पर है। तो फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, आपको 3 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं और नीचे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको बताना है कि करेक्ट सिनोनिम क्या है। पहला वर्ड देखिए, क्या पढ़ते हैं इसे? डोसाइल। ठीक है, डोकाइल नहीं है ये, डोसाइल। ठीक है, डोसाइल में क्या है? पहला ऑप्शन है स्टबर्न, सबमिसिव, स्ट्रॉन्ग या फिर लाइक माइंडेड। ठीक है, तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है आपको मतलब जानना। और सबसे पहली बात, सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम होता है सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग जो रखता हो। स्टबर्न, सबमिसिव, स्ट्रॉन्ग या लाइक माइंडेड। डोसाइल होता है वो इंसान जो सबमिट करे किसी के सामने। ठीक है, कोई जो सबमिट कर ले, जो बात माने आपकी, वो क्या हो जाएगा? स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, सबमिसिव है, स्ट्रॉन्ग आपको पता है, लाइक माइंडेड जिसकी आप जैसी ही थिंकिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सबमिसिव जो सबमिट कर ले आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का क्या मतलब है? अगर आपने लेटर्स देखी होंगी, पढ़ी होंगी या लिखी होगी, लास्ट में लिखते हैं थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मतलब मैं होपफुल होकर ये लेटर आपको लिख रहा हूँ और लास्ट में थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है किसी से होप रखना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना। तो पहला वर्ड आप बहुत यूज करते हैं ये वर्ड। ठीक है, ऑसम, ऑसम लिखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। दिस इज ऑसम एंड दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। टेरिबल भी नहीं हो सकता, क्लीन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, एक्सपेक्ट करना है एंटिसिपेट का सिनोनियम। लास्ट वर्ड की बात करते हैं, द वर्ड इज परप्लेक्स्ड। क्या है? परप्लेक्स्ड। इसका मतलब होता है हैरान, परेशान हो जाना। तो क्या हो जाना? पजल हो जाना। इसका राइट ऑप्शन पजल है। ठीक है, स्पॉइल्ड आपको पता है, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। स्मूथ, स्मूथली चलना। इम्पोलाइट होता है जो पोलाइट ना हो, जो झगड़ालू नेचर का हो। तो सिनोनिम्स के 3 मार्क्स आपके पक्के हो गए, 5 + 3 आपके 8 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक हमने देखा कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म किया और सिनोनिम्स खत्म किए, राइट? तो स्पॉट द एरर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर मैं आपके सब्जेक्ट की ग्रामर की बात करूं। ठीक है, ग्रामर में आपके पास कई टॉपिक्स हैं, पंक्चुएशन है आपके पास आर्टिकल्स है, आपके पास बात करूं तो डिटरमाइनर्स है, आपके पास वर्ब है, राइट? तो इसके बेसिस पे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपको ऐसे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे ABCD करके, उसमें पार्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि एक्चुअली जो गलती है वो किस पार्ट में छुपी है। ठीक है, या फिर गलती है भी कि नहीं, तो आपको नो एरर का जो ये ऑप्शन है ये टिक करके आना है। तो आपको देखना है कि ये 5 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक है और इसमें सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और बोर्ड पे लिखे सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और 30 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और करिए सॉल्व। आई होप आपने कर लिए होंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए पहला जो सेंटेंस है वो क्या कहता है? इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक इंसिडेंट that took
took place several years ago, या फिर इसमें no error, कोई गलती नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो पार्ट है उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे आप देखेंगे इवन नाउ, अभी भी जब मैं वो स्पॉट देखती हूँ तो आई एम रिमाइंडेड, मुझे क्या याद आता है, एक यूनिक इंसिडेंट। अब यहाँ पर देखिए एन यूनिक इंसिडेंट, आपको दिखने में जब आप फटाफट से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो कोई गलती नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यू तो वॉवल है और वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। बट यहाँ पर ये रूल नहीं चलता। क्यों? क्योंकि यू बेशक एक वॉवल है, राइट, बट ये जो साउंड है ये वॉवल साउंड नहीं है। यूनियन से आपको वाई की आवाज आती है, यूनियन या हिंदी में य की आवाज आती है, तो इसलिए एन लगाना यहाँ गलत है। यहाँ पर आएगा तो सिर्फ अ, रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक इंसिडेंट। ठीक है, तो गलती किस पार्ट में छुपी है? गलती छुपी है बी पार्ट में। तो आपके ऑप्शंस में से जहां पर बी ऑप्शन आप देखेंगे, बी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। आई होप ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आर्टिकल्स पे भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर, वो आप ज़रूर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो यूनियन या फिर यूनिक, तो वाई की आवाज़ देता है इसलिए अ लगेगा, एन लगाना यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, I was shocked to hear that his father died of an accident. A, B और C ये ऑप्शंस ठीक है। अगर आप लास्ट पार्ट में देखेंगे ऑफ एन एक्सीडेंट या इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, यू डाई ऑफ अ डिजीज बट यू डाई इन एन एक्सीडेंट, ऑफ लगाना यहाँ गलत है। अगर यहाँ होता ही डाइड ऑफ व्हाट, ही डाइड ऑफ अ डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो गई तो ऑफ लगता, बट यहाँ पर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है तो इसलिए इन लगेगा। ही डाइड ऑफ डायबिटीज, राइट, बट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो किस पार्ट में गलती है? डी पार्ट में यहाँ गलती छुपी थी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग, इसका मतलब है मैं मरना पसंद करूंगा बट मैं भीख नहीं मांगूंगा। बेग करना मीन्स भीख मांगना। बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्पॉट द एरर में आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। अगर मैं बताऊं यहाँ क्या देन लगा है, ये स्पेलिंग ठीक है, यहाँ पर ये देन का मतलब होता है बाद में, ठीक है। यू केम बिफोर एंड देन केम रवि, आपके बाद आया, ठीक है, तो देन वो वाला। बट यहाँ पर है कंपैरिजन किसके बीच में? डाइंग के बीच में और बेगिंग के बीच में, तो यहाँ THAN वाला दैन आएगा, ठीक है, THEN वाला दैन नहीं आएगा। तो गलती कहाँ छुपी थी? ऑप्शन सी में, ठीक है। लास्ट का जो ये देखते हैं, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, फादर एंड हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग सन। एलिंग का मतलब होता है बीमार, ठीक है। फादर एंड हिम, तो गलती पहले पार्ट में ही छुपी है। क्यों? क्योंकि फादर एंड हिम का मतलब है उसके अंदर का जो पिता था, जैसे कहते हैं उस रोते हुए बच्चे को देखकर उसके अंदर की माँ जाग गई, यही कहते हैं। तो वैसे ही सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है फादर एंड हिम, तो इससे पहले द यूज होगा। ये सेंटेंस द के बिना अधूरा है, तो गलती किस पार्ट में है? ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिता की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पिता होने की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, पिता की पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है, इमोशन जो जुड़ा है पिता से। तो द फादर इन हिम कुड नॉट बेयर, बेयर मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया उसके बेटे का क्या होना? बीमार होना। तो द फादर होना इसमें ठीक है, राइट। नेक्स्ट जंप टू द लास्ट सेंटेंस, दैट इज व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन वंशी, ठीक है। जब मैं यंग था या थी तो मैं वंशी से फास्ट भाग सकती थी, जितना वंशी भागती है उससे ज़्यादा फास्ट मैं भाग सकता था या थी व्हेन आई वाज यंग। तो कैन, अगर इसमें ये मॉडल यूज हुआ, अगर आप देखेंगे कैन जनरली प्रेजेंट टेंस की बात करता है, यहाँ कैन लगाना गलत है, यहाँ क्या लगेगा? कुड, क्योंकि कुड क्या है? पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। तो कैसे राइट हो जाएगा? व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन वंशी, वंशी से मैं
फास्टर जो है भाग सकता था, तो कुड हो जाएगा ठीक, और गलती कहाँ थी, ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे ही आपको जो है वहाँ पर एग्जाम में स्पॉट करने हैं एरर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो 4 मार्क्स का है, और क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, स्पेलिंग्स पे बेस्ड है। आपके सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि स्पेलिंग्स पे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको राइट स्पेलिंग्स जो है आने चाहिए। देखिए पहला वर्ड है सेरेमनी। सेरेमनी कहते हैं वेडिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी किसी की, तो सेरेमनी के राइट स्पेलिंग क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी, CEREMONY, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है सर्जन। एक डॉक्टर होते हैं आपके सर्जन जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उसके राइट स्पेलिंग क्या है, दिस, SURGEON, दिस इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट पे आते हैं केओस। क्या है ये वर्ड, केओस, और इसके राइट स्पेलिंग है ये ऑप्शन नंबर ए। केओस का मतलब होता है जब सब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, इधर उधर हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है, आपकी मम आती है, योर मदर सेज व्हाट, योर मदर सेज व्हाट अ केओस यू हैव मेड आउट ऑफ योर रूम, आपने क्या गंद मचा रखी है, बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केओस। जब इधर उधर सारा जो है कोई ऑर्डर आपका फॉलो नहीं हो रहा हो रूम में, जब सब कोई ऑर्डर फॉलो ना हुआ हो, तो क्या होता है, आपकी चीज़ें केओस में पड़ी होती हैं। लास्ट का वर्ड है मिसाइल, ठीक है, और मिसाइल की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट स्पेलिंग। और आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट्स में लिखिए कौन कहलाते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके। तो चलिए देखते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है एंटोनियम्स पे, ठीक है। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग मतलब उल्टा, ठीक है, डे का नाइट, जो ऑपोजिट जिसका मतलब हो, लॉन्ग का शॉर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एंटोनियम्स है। तो 3 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे आएंगे एंटोनियम्स, एक वर्ड ऊपर दे दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना है इन चारों में से एंटोनियम कौन सा है। पहला वर्ड है शैलो। एंटोनियम्स के लिए भी आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, राइट। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो उसका ऑपोजिट मतलब भी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। पहला वर्ड है शैलो, ठीक है, आपने सुना होगा शैलो वाटर, ठीक है। शैलो का जो एंटोनियम है हाई है, लॉन्ग है, डीप है, वाइड है। फटाफट से मुझे इन तीनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, पॉज करिए वीडियो। आई होप आपने लिख लिया होगा। पहले का देखते हैं शैलो। शैलो वाटर का ऑपोजिट है डीप वाटर्स, ठीक है, जिसकी गहराई कम हो वो शैलो, जिसकी ज्यादा हो वो डीप, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेट। ये वर्ड आपने सुना होगा, टर्मिनेट करना, कोई चीज खत्म हो जाना, जैसे बोलते हैं यू आर टर्मिनेटेड, ठीक है, फ्रॉम द जॉब, आपको निकाल दिया गया है तो यू आर टर्मिनेटेड, या फिर द टर्म हैज एंडेड, ठीक है, तो टर्मिनेटेड, खत्म होना। इसका ऑपोजिट क्या हुआ, डिपार्ट होता है, कहीं से जाना, डिपार्ट करना। बिगिन होता है शुरुआत, चेंज मतलब चेंज होना, कोई बदलाव आना, और शेडी का मतलब होता है जिसमें शेड हो, जैसे शेडी ट्रीज जो आपको शेड देते हैं, छाया देते हैं, तो इसका उल्टा है बिगिन। टर्मिनेट मतलब खत्म होना, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, राइट, जैसे स्टार्ट का एंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ब्रेव, बहादुर। इसका ऑपोजिट क्या, सॉरी बिल्कुल नहीं, बोल्ड बिल्कुल नहीं, टर्मोइल। ये टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल जब मची हो, जब क्या हो, आपका जो दिल है वो आपके पास जब सुकून ना हो, तो आप किस में होते हैं, टर्मोइल में, इन अ कंडीशन ऑफ टर्मोइल एंड एगनी। एक और वर्ड आपको देती हूँ, एगनी। एगनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, दैट इज कॉल्ड एगनी। लास्ट का है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, जो किसका ऑपोजिट है, ब्रेव का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिमिड। आई होप आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे। तो लेट्स सी आप में से किस किस के आंसर्स ठीक है। आई शैल मीट यू वेरी सून, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।